हेलो हाय गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। खास करके आधुनिक भारत की बात करेंगे हम लोग। आधुनिक भारत में जो आज का टॉपिक है वो ओवरऑल आधुनिक भारत की बात हो रही है। ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी कि आधुनिक भारत की क्लास होगी, और पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि आधुनिक भारत का क्लास रेगुलर चलता रहेगा। जैसा कि आज का जो मेरा क्लास देने का मोटो है कि वो ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग चर्चा करेंगे। ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री की आधुनिक भारत का हम लोग चर्चा करेंगे। ओवरऑल आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 1707 से लेकर के 1947 का जो काल रहा, 1947 का जो काल रहा, ये ओवरऑल पूरा का पूरा आधुनिक भारत का काल कहलाता है। इसे इतिहासकारों के द्वारा अगर कहा जाए, भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा भिन्न भिन्न कालखंडों में या टाइमिंग में बांटा गया है। कैसे? तो देखेंगे कि 1707 से लेकर के 1857 का जो काल रहा, इसे लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है। बोला जाए तो उत्तरोत्तर मुगल के नाम से जाना जाता है। उत्तरोत्तर मुगल के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से 1707 जो औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो है कुल 11 शासक जो शासन कर रहे थे, उन 11 शासकों की चर्चा, उन 11 शासकों की चर्चा जो है इस दौरान की जा रही थी। इसमें अगर कहा जाए तो सैयद बंधु की भी बात आती है, जहांदर शाह की भी बात आती है, और शाह आलम द्वितीय की भी बात आएगी, फर्रुखसियर की भी बात आएगी। कहा जाए सैयद बंधु वे थे जो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। उस दौरान किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, जिसको चाहे गद्दी पर बिठा रहे थे और जिसको चाहे गद्दी से उतार दे रहे थे। तो बहादुर शाह जफर प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय बोले तो अंतिम मुगल बादशाह, जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के पश्चात जो है 1858 में रंगून भेज दिया, और जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ओवरऑल बात करेंगे बहादुर शाह जफर प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय तक की बात होती है। तो 1707 से लेकर के 1857 का जो काल रहा, लेटर मुगल पीरियड कहलाता है, उत्तरोत्तर मुगल का काल कहलाता है, जिसमें 11 राजाओं की चर्चा मिलती है। उस दौरान मराठा भी थे जो अपनी चरम सीमा पर थे। उस दौरान मराठा भी थे जो अपनी चरम सीमा पर थे, और अंग्रेज तो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर ही रहे थे। अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने। चाहे 1498 में वास्को डी गामा आया हो, चाहे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई हो। 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार करने की इजाजत दी गई थी। तो कंपनी का गठन हुआ क्यों? कंपनी का गठन हुआ, आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के दौरान न केवल उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, अपितु सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी जैसे ही आर्थिक स्थिति को अपने आप को मजबूत करते हैं, वो उसी दौरान वो अपने आप को राजनीतिक रूप से भी प्रतिस्थापित करते हैं। और राजनीतिक रूप से जैसे ही अपने आप को पदस्थापित करते हैं, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने दखल देना प्रारंभ किया।
और भारतीय, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान या जिस भी जाति के लोग हों या जिस भी संप्रदाय या धर्म के लोग हों, ऐसा माना जाता है कि रूढ़िवादिता प्रवृत्ति के होते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे थे तो हम भी ऐसा करेंगे। जनरली आज भी भारतीयों में रूढ़िवादिता प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जैसे ही अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में दखल देना प्रारंभ करते हैं तो भारतीय जनमानस में एक आक्रोश पैदा हुआ और वही आक्रोश जो है विद्रोह के रूप में उभर करके सामने आता है। वही आक्रोश विद्रोह के रूप में उभर करके सामने आया। कहा जाए तो 1707 से 1857 का जो काल रहा यह उत्तरोत्तर मुगल का काल रहा। उसके पश्चात 1857 से लेकर के 1885 का जो काल रहा ये 1857 की क्रांति विद्रोह भी कहा जाए, जनजातीय विद्रोह भी कहा जाए, इसे जनजातीय विद्रोह भी कह सकते हैं और पुनर्जागरण का दौर भी कहकर पुकारा जाता है। पुनर्जागरण का दौर भी कहा जाता है। 1857 से 1885 का जो काल रहा यह पुनर्जागरण का काल कहलाता है। पुनर्जागरण में अगर पुनर्जागरण कहते किसको हैं, सबसे पहले बात तो यह चर्चा चलेगी कि पुनर्जागरण कहते किसको हैं। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है नए सिरे से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है नए सिरे से जागना। और कहा जाए कि अगर ऐसा माना जाए कि भारत में 18वीं शताब्दी में 18वीं और 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। और पहला जो पुनर्जागरण हुआ वो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में हुआ और यूरोप में पुनर्जागरण का जो मुख्य स्थल माना गया वो इटली को माना गया। बिल्कुल सही है कि यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, आप मानिए विदेशी मानेंगे कि यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण हुआ था। बिल्कुल इटली में हुआ था। मैं कहूंगा कि भारतीय का पुनर्जागरण जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो चुका था। मैं यह कहूंगा कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय या धर्म की स्थापना की गई थी, मानव बंधुत्व का नारा देते हुए। और 14वीं शताब्दी में भी पुनर्जागरण के दौरान क्या हुआ, किसी भी चीज का कोई भी चीज जो है या कोई भी किसी भी क्षेत्र में अतिशयोक्ति हो जाती है, अधिक उसका बढ़ावा हो जाता है तो एक न एक बार उसका पतन होना अनिवार्य है। और यही चीज इटली में भी हुआ और यही चीज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो मेरा तो मानना है और जहां तक मैं अपनी समझ से कहता हूं कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी। भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न धर्म या संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत में यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रेरित होकर के 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास किया गया। इन 18 और 19वीं शताब्दी के बीच में अगर माना जाए तो भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा, अब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा कहां थे तो बंगाल में थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास जो है भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन के माध्यम से हो या पत्र पत्रिका के माध्यम से हो या नारा लगा करके हो, ऐसा कार्य किया गया। और उन बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा जो है सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो या राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना करके भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया गया।
तो 1857 से लेकर के 1885 का जो काल रहा, उस दौरान पुनर्जागरण का भी काल कहलाता है। वहीं जनजातीय विद्रोह की भी शुरुआत होती है। अब कहेंगे कि सर, जनजातीय विद्रोह की शुरुआत तो 1760 में ही हुई, सन्यासी विद्रोह के रूप में। बिल्कुल, वो सन्यासी जो ओम का उच्चारण करते थे, शंकराचार्य। लेकिन ठीक है, द्विज नारायण सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बंगाल में कहा जाए तो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई 1760 ईस्वी में। और 1760 से लेकर के 1946 तक में जो बहरामपुर का विद्रोह हुआ, इस दौरान 1760 से लेकर के 1946 लगभग 200 वर्षों में अनेक ऐसे विद्रोह हुए जो कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर किया गया था। अब भारत विविधताओं में एकता का देश है ना? भारत विविधताओं में एकता का देश है और ऐसा समझा जाता है कि भारतीय रूढ़िवादिता प्रवृत्ति को होते हैं। बिल्कुल सही। और इनके द्वारा जैसे ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, इनके सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, बाहरी तत्वों के द्वारा जैसे ही दखल देना प्रारंभ हुआ, जैसे ही दखल देना प्रारंभ हुआ, तो इनके समाज में आक्रोश व्याप्त हुआ, भय व्याप्त हुआ, जो विद्रोह के रूप में उभर करके सामने आता है। भारत जनजातीय बहुल देश है। इस कारण से उस दौरान जनजातीय विद्रोह की भी बहुताया चर्चा मिलती है। और जनजातीय विद्रोह की शुरुआत तो 1760 से ही हुई थी। 1760 से लेकर के 1946, इन 200 वर्षों में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्रोह हुए थे। आर्थिक क्षेत्र में भी विद्रोह हुए। कंपनी के द्वारा अगर कहा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महालवाड़ी व्यवस्था हो। इसके अलावा और भी ऐसे टैक्स थे जिससे भारतीय जनमानस जो है त्राहिमाम कर रही थी। और कहीं ना कहीं जब दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो सुख की अनुभूति होने लगती है। दुख समाप्त हो जाता है और वहीं से सुख की शुरुआत होती है। तो सीधी सी बात है कि कोई कितना दमन करेगा, एक पराकाष्ठा हो चुकी थी, चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और अचानक से जनता के द्वारा कहा जाए तो प्रतिरोध करना प्रारंभ कर दिया गया और जनजातीय विद्रोह के रूप में यह उभर करके सामने आता है। उस दौरान पुनर्जागरण तो था ही, जनजातीय विद्रोह उभर करके सामने आया ही और 1857 की क्रांति भी होती है। 1857 की क्रांति अगर कहा जाए तो सैनिकों के द्वारा किया गया। मूल रूप से 1857 की क्रांति अगर बात की जाए तो अनेक इतिहासकार अनेक बात कहते हैं। जैसे डिजरायली के द्वारा कहा गया कि यह स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, यह स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार अलग बात कहते हैं, या और भी बहुत सारे इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार हो या कुछ तो सिपाही विद्रोह मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक अलग बात कहते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति अगर बात की जाए तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी को माना गया था। जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी को माना गया। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में इस क्रांति की शुरुआत हुई। लोग दिल्ली को कूच कर गए। 11 मई को दिल्ली को लोग कूच करते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था,
उन्हें अपना नेता घोषित करके, अगर माना जाए तो उन्हें अपना नेता घोषित करके उनके जो सेनापति रहते हैं जनरल बख्त खां, जनरल बख्त खां, जहां बहादुर शाह जफर प्रथम द्वितीय को अपना नेता घोषित किया गया, वहीं जनरल बख्त खां को सेनापति घोषित करके उनके दिशा निर्देशन में विद्रोह की शुरुआत होती है। हालांकि दिल्ली के विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबाया गया, निकलसन और हडसन के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था। जैसे ही दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत होती है, यह समूचे भारत में फैल जाता है। उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में यह विद्रोह पूरी जोर शोर से प्रारंभ हो गया था। चाहे इलाहाबाद की बात हो, चाहे लखनऊ से बेगम हजरत महल की बात हो, इलाहाबाद से लियाकत अली की बात हो, बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा किया गया हो, या झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया हो, पटना से, बिहार से अगर कहा जाए कुंवर सिंह के द्वारा किया गया हो, कानपुर से अगर कहा जाए तो नाना साहब के द्वारा किया गया हो। यह विद्रोह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। समूचा उत्तर भारत इसके प्रभाव में पड़ चुका था। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई, जिसका तात्कालिक जो कारण था वो चर्बी लगा कारतूस था। चर्बी लगा कारतूस था। तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी लगा कारतूस था। इस चर्बी लगे कारतूस में गाय और सुअर की चमड़ी मिली होती थी, जिसे दांत से छील करके बंदूक में डाला जाता था, बारूद को भरा जाता था, उसके बाद बंदूक को फायर किया जाता था। हिंदू और मुसलमानों के लिए पूरी तरह से असहनीय था यह बात। 34वीं इन्फेंट्री राइफल के राइफलमैन थे मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को इसे करने से मना कर दिया और अपने आला अधिकारी, अपने उच्च अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो सैनिक नियम के अनुसार, सेना के नियम के अनुसार मंगल पांडे को विद्रोही करार दिया गया और उस पर केस चलाया गया तथा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पड़ती है, पूरे भारत में, मुख्य रूप से पूरे उत्तर भारत में यह जो खबर है एक सनसनी की तरह फैल गई, जिसके पश्चात विद्रोह की शुरुआत होती है। इस विद्रोह में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया। जैसे दिल्ली से जनरल बख्त खां ने विद्रोह की शुरुआत की, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को नेता घोषित किया गया और उनके अंडर में जनरल बख्त खां युद्ध कर रहे थे। वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल युद्ध कर रही थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, वहीं कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, जहां तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था, वहीं नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। बरेली से खान बहादुर खां विद्रोह कर रहे थे, वहीं इलाहाबाद से लियाकत अली विद्रोह कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला,
फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए इनाम घोषित किया था उन्हें पकड़ने के लिए। चूंकि क्रांति योजनाबद्ध तरीके से नहीं प्रारंभ हुई थी, इसलिए यह क्रांति पूरी तरह से विफल रही। सरकार के भिन्न भिन्न सेनापतियों के द्वारा इस विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबाया गया। कॉलिन कैंपबेल की सहभागिता रही, निकलसन और हडसन की सहभागिता रही। जनरल ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं विलियम टेलर और आयर के द्वारा बिहार में जो विद्रोह हुआ था, आरा जिले के जगदीशपुर क्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र में कुंवर सिंह और उनके छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, उसे दबाने में जनरल टेलर और आयर के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसी 1857 की क्रांति के पश्चात जो है 1857 की क्रांति के पश्चात जो है 1858 का अधिनियम पारित तो हुआ। यह जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। 1858 का अधिनियम पारित किया गया। का अधिनियम पारित किया गया तथा इसी अधिनियम के तहत क्षेत्रीय राज्यों को मिलाने की जो बात थी वो पूरी तरह से इनकार कर दी गई, रोक दी गई कि अब किसी भी क्षेत्रीय राज्यों को नहीं मिलाया जाएगा। और 1858 के अधिनियम के तहत ही 1858 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहकर पुकारा जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। इसी 1857 की क्रांति के पश्चात ही लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दो कमीशन का गठन किया गया, पील कमीशन और रॉयल कमीशन। जहां पील कमीशन के तहत सेना को पूरी तरह से विघटित करके सेना को विघटित करके पुनर्गठन की बात कही गई। वहीं रॉयल कमीशन के तहत सेना को धर्म के आधार पर जात के आधार पर क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया। बांट दिया गया। जैसे उदाहरण स्वरूप राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। इसी 1857 की क्रांति के पश्चात जहां
कहा जाता है भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है 6:1 था। 6:1 था भारतीय प्लस यूरोपीय। तो 1857 की क्रांति के पहले जो है भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है 6:1 था। वहीं 1857 की क्रांति के पश्चात मतलब क्रांति के बाद सेना का अनुपात 1:6 हो गया। 1:6 हो गया। 1858 के अधिनियम के पश्चात ही भारतीय राज्यों को शामिल करने की बात जो है एक सिरे से इनकार कर दी गई और उसे रोक दिया गया। इसके अलावा 1857 की क्रांति के पश्चात अगर कहा जाए तो उस दौरान पुनर्जागरण का भी दौर चल रहा था। अब आगे चलेंगे कि 1857 की क्रांति के पश्चात 1885 तक भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों की भी बात हो रही थी। चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे सत्यशोधक समाज की स्थापना हो, चाहे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हो, चाहे और भी बहुत सारी बातें थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो भिन्न भिन्न संगठनों की स्थापना की गई थी, चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना हो, चाहे वेदांत कॉलेज की स्थापना हो, चाहे आत्मीय सभा की स्थापना हो, इन सबों की बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो भी संस्था की स्थापना की गई, इन सब की भी चर्चा करेंगे। आर्य समाज की स्थापना हुई, इसकी भी बात होती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहकर पुकारा जाता है। तो उस दौरान पुनर्जागरण की भी बात होती है। इसके पश्चात जो है, इसके पश्चात यह देखेंगे कि 1885 से लेकर के 1947 का जो टॉपिक रहा, इसे मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो 1885 से लेकर के 1905 का काल जो रहा, यह उदारवादी युग का काल रहता है, जिसे नरम दल कहकर पुकारा जाता है। चाहे महात्मा गांधी हो, मोतीलाल नेहरू हो, दिनसा वाचा हो, दादा भाई नौरोजी हो, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हो, ये सभी के सभी नरम दल के नेता थे, उदारवादी युग के नेता थे। और कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी संगठन थी, उनका एक ही मोटो था कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को सरकार के समक्ष पेश करना। यही चीज कांग्रेसियों के द्वारा भी किया गया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, शुरुआत के 20 सालों में 1885 से लेकर के 1905, शुरुआत के 20 वर्षों में किसी भी नरम दल के नेताओं का यह मोटो नहीं था कि हम भारत को आजाद करवाएंगे। उन 20 वर्षों में जो भी कांग्रेसी नेता थे, सबका एक ही मोटो था कि सामाजिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चूंकि आर्थिक स्तर पर व्यापार तो कर ही रहे थे और अपने आप को मजबूत कर ही चुके थे, या फिर राजनीतिक स्तर पर भी कहेंगे कि जैसा ही आर्थिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता है तो वो राजनीतिक स्तर पर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। तो इनका एक ही मोटो था कि भारत जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति में या तत्कालीन समय में भारत में जो चल रही गतिविधि थी, जिससे भारतीय पिछड़ रहे थे, उसे सरकार के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा था। उसे सरकार के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर कही जाए तो उदारवादी संघ के जो भी नेता थे, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो,
चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हो, दिनसा वाचा हो, WC बनर्जी हो, मोतीलाल नेहरू हो, ये सब कर रहे थे। तो इसे उदारवादी युग या नरम दल के नाम से जाना जाता है। वहीं 1905 से लेकर के 1919 का जो काल रहा, जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन की एक पुस्तक आती है, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट। कर्जन की एक पुस्तक थी, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, पूर्व की समस्या। उसी में बंगाल विभाजन की बात कही गई है और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की बात कही गई, उसकी घोषणा हुई थी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी किया गया, मतलब बंगाल को पूरी तरह से विभाजित कर दिया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जहां पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वर्तमान समय में भारत में स्थित है, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, वहीं पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश कहलाता है, वर्तमान समय में बांग्लादेश कहलाता है। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया और जैसे ही 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, जिसका नारा दिया गया आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही गई, वहीं स्वदेशी अपनाओ की बात कही गई। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन की बात कही गई, वहीं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, सीधे से शब्दों में कहा जाए तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है बंगाल विभाजन को, 1905 के बनारस अधिवेशन में जहां बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, वहीं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन की बात कही गई। और यही चल करके स्वदेशी के प्रस्ताव को लेकर के ही कि स्वदेशी अपनाया जाए या छोड़ा जाए या जो भी बात है, स्वदेशी के प्रश्न पर ही, स्वदेशी आंदोलन के प्रश्न पर ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के रूप में। 1907 जो कि कांग्रेस का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। तो 1905 से 1919 का जो काल रहा, यह आतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसे गरम दल भी कह सकते हैं। लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जिनका एक ही मोटो था, अगर कहा जाए तो देश की आजादी, जो एक ही गोल लेकर के आए थे कि भारत को आजाद कराना है। इसके अलावा 1919 से लेकर के 1947 का जो काल रहा, इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी न केवल कांग्रेस में रह करके, कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था में रह करके, अपितु इससे अलग हट करके भी भारत के सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत में आंदोलन की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि सत्याग्रह की शुरुआत भी गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। भूख हड़ताल की शुरुआत भी गांधी जी के द्वारा ही की गई थी और गांधी जी ने विभिन्न समय में आंदोलन के माध्यम से भारत को आजाद कराने का महत्वपूर्ण प्रयास किया और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका न केवल कांग्रेस अपितु उसके सदस्यों के द्वारा निभाई गई। चाहे चंपारण सत्याग्रह की बात हो 17 में, चाहे 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात हो, चाहे 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह की बात हो, 1919 में खिलाफत आंदोलन की बात हो या 1920 में असहयोग आंदोलन की बात हो।
चाहे 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो, या 1928 के बारदोली सत्याग्रह की बात हो, या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला गया था, उसकी चर्चा भी होती है। और इन सभी आंदोलनों में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अग्रणी रूप से अपने आप को आगे रखा। इन सभी आंदोलनों में गांधी जी अपने आप को आगे रख करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन, जो कि तत्कालीन समय में वायसराय थे, उन्होंने यह घोषणा की जिसे जून घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजादी मिलेगी, 2 अधिराज्यों का निर्माण होगा, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी होती है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। मैं अमित कुमार सिंह अपने संस्थान राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट की तरफ से आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। यह प्रयास रहा है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक चीजों को बता सकूं और बीपीएससी की क्लास भी चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा स्तर पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर कि क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत जल्द मैं डिस्कशन लेकर के आऊंगा, सिर्फ हिस्ट्री का डिस्कशन होगा, वो आपको चाहे दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो इसमें काम करेगा। क्वेश्चन पे काम चल रहा है और वो लाइव रहेगा और उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप कृपया करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ये डिस्कशन हमेशा चलता रहेगा। 25 से 30 क्वेश्चन का हमेशा डिस्कशन रहेगा, वो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, चाहे बीपीएससी की बात हो चाहे दरोगा की बात हो। नियर अबाउट बीपीएससी को लेकर के ही यह शुरू किया जा रहा है। 30 सितंबर को एग्जाम है, तो लगभग मैं सोच रहा हूं कि 10 वीडियो तो डाल ही थी, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से हो, चाहे मिडावल की बात हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो, मिसलेनियस के रूप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।